किशन कनौजिया जिया और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टोर ऑपरेशंस का यूनिट नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू स्टोर ऑपरेशंस। देखिए, बेसिकली जब मैं स्टोर ऑपरेशंस की बात करता हूं तो स्टोर ऑपरेशंस का मतलब होता है स्टोर के अंदर होने वाले सारे फंक्शंस। कस्टमर दुकान के अंदर कैसे आएगा, सामान उसको कैसे दिखेगा, सफाई है कि नहीं, सिक्योरिटी चेकअप कहाँ कहाँ पर है, प्रोडक्ट को कैसे डिस्प्ले किया जा रहा है, कौन क्या सामान बेच रहा है, किसकी एंट्री किस समय हो रही है, एग्जिट कितने समय पर हो रहा है, किसी रैक में कितना माल रखा हुआ है, कब और हमें रीफिल करना है, रीप्लेनिश करना है, अगले वाले सेशन के लिए कैसे प्लान करना है। दीज ऑल आर द फंक्शंस ऑफ स्टोर ऑपरेशंस। यानी कि जनरल लाला जी की भाषा में कहूं तो दुकान के अंदर होने वाले सभी कामों को स्टोर ऑपरेशंस कहा जाता है। अगर दुकान के अंदर सभी कामों को एक साथ मैनेज करना हो, जब मैं मैनेज करने की बात कर रहा हूं सो इट इज़ अ मैनेजिंग एक्टिविटी, यानी कि मैनेजरियल लेवल की चीज़ है। तो स्टोर ऑपरेशंस बेसिकली कम्स अंडर स्टोर मैनेजर्स, असिस्टेंट स्टोर मैनेजर एंड स्टोर टीम लाइक सुपरवाइजर, डिपार्टमेंट मैनेजर या CSA कस्टमर सपोर्ट असिस्टेंट, राइट, या कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, राइट। नाउ अब जितनी भी एजेंसीज आपने आउटसोर्स कर रखी हैं, यानी कि कोई सामान मंगाने के लिए, बेचने के लिए, रखने के लिए, काउंट करने के लिए, उन सभी एजेंसीज को इसके अंडर मैनेज किया जाता है। इस पूरे बारे में बात करेंगे, इन सभी टॉपिक के बारे में। वी विल स्टडी फर्दर हाउ इट चेंजेस द फॉर्च्यून ऑफ अ रिटेल सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू करेक्ट अडॉप्शन। अगर मैं सही से अपने स्टोर ऑपरेशंस के प्रोसेस को फॉलो करूंगा तो मैं ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी लीड कर पाऊंगा, मज़ा आ जाएगा मुझे। मेरी दुकान में अगर सही माल सही समय पर सही कस्टमर के लिए रखा होगा तो ज़्यादा कस्टमर ज़्यादा सामान एक बार में ख़रीद कर लेकर जा सकेंगे। और यही तो मेन फंडा है किसी भी बिजनेस का। बिजनेसेस आर टू मेक प्रॉफिट, टू मिल्क प्रॉफिट फ्रॉम द एक्टिविटी, या फिर जो भी वो बिजनेस रन कर रहा है, राइट। नाउ सो रिटेलिंग इज अ टेक्नोलॉजी इंटेंसिव एंड मैन पावर इंटेंसिव इंडस्ट्री। यहाँ पे बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ होता है और बहुत सारे लोगों का भी। मैं आपको इसका सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल देने के लिए ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास 14 to 18 मिलियन लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं रिटेल फंक्शंस के अंदर। सही कह रहा हूँ मैं। 1.5 करोड़ के आसपास लोग कहाँ पर इन्वॉल्व हैं? रिटेलिंग एक्टिविटी के अंदर 1.5 करोड़ से ज़्यादा डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली बात की जाए तो 1.5 करोड़ से लेकर 4 करोड़ लोग भारत के अंदर रिटेलिंग के अंदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। जब मैं रिटेलिंग बोलता हूं तो मैं एक बार दोबारा रिकॉल करा देना चाहूँगा आपको, रिटेलिंग की डेफिनेशन क्या है। एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट वी आर सेलिंग टू द एंड यूजर फॉर देयर पर्सनल यूज एंड नॉन बिजनेस यूज इज कॉल्ड रिटेलिंग। सर आप ये रटी रटाई बात मत कहो, मुझे सही से समझाओ। रिटेलिंग का मतलब ये कि हम ऐसा कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस किसी ऐसे व्यक्ति को बेच रहे हैं जो उसे खुद इस्तेमाल करेगा, आगे नहीं बेचेगा। अगर ऐसा है तो ये एक्टिविटी रिटेलिंग कहलाएगी, राइट। नाउ इस रिटेलिंग एक्टिविटी के अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज का यूज होता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का यूज होता है, और साथ के साथ बहुत सारे लोगों का भी। अगर इन सभी लोगों को इफेक्टिवली मैनेज नहीं किया गया तो हम रिटेलिंग एक्टिविटी को इफेक्टिवली रन नहीं कर पाएंगे और प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाएंगे, विच इज़ द कोर एक्टिविटी ऑफ एनी बिजनेस। तो कहना क्या चाहते हैं? कहना यही चाहते हैं कि अगर रिटेल ऑपरेशंस यानी कि रिटेल स्टोर के अंदर होने वाले सभी फंक्शंस को इफेक्टिवली और टाइमली मैनेज किया जाए तो हम एक ऑप्टिमम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, यानी कि कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा, राइट। नाउ सो टुडे इंडियाज रिटेलर्स लाइक शॉपर स्टॉप, लाइफस्टाइल, बिग बाजार, रिलायंस स्मार्ट, डी मार्ट एंड सिंगल ब्रांड्स। जैसे सिंगल ब्रांड की बात हो जाए, हमारे पास CCD, स्टारबक्स, KFC, राइट। These all retail businesses adopting the technology in the businesses, and with the adoption of technology they are effectively managing the manpower and all the operations in the store, right। तो चलिए एक छोटा सा एक हिस्सा देख लेते हैं भाई, एक स्नैपशॉट ऑफ रिटेल इंडस्ट्री। द इंडियन रिटेल इंडस्ट्री हैज़ emerged as one of the most dynamic and fast paced industries ड्यू टू एंट्री ऑफ सेवरल न्यू प्लेयर्स। 1990 के बाद LPG रिफॉर्म्स के बाद
सर एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, नहीं नहीं नहीं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, एंड जी का मतलब क्या है, ग्लोबलाइजेशन, राइट नाउ। सो एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद क्या हुआ कि हमारे पास नए नए प्लेयर्स मार्केट में एंटर हुए। उससे पहले हमारी इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी हुआ करती थी, राइट। हमारा मैक्सिमम जो जीडीपी रिटेल से आता है दैट इज 10% ऑफ द टोटल जीडीपी ऑफ द कंट्री, राइट, एंड 8% of total employment comes from this retail industry. India is the fifth largest global destination in retail space. इसीलिए आप देखते हैं नई नई कंपनी आती रहती है मार्केट में। मतलब कोई और किसी मार्केट को देखना नहीं चाह रहा, भारत को देखना चाह रहे। भारत बहुत बड़ा मार्केट है, हमारे पास करीब करीब 150 करोड़ लोग हैं, 150 करोड़ लोग। मोदी जी जब पहली बार, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी जब उन्होंने पहला भाषण दिया था तो उन्होंने कहा था 125 करोड़ देशवासियों को वो ऐसे संबोधित किया करते थे। अभी संबोधित करते हैं कि 140 करोड़ देशवासियों, और कुछ ही समय में नया सेंसस आएगा तो उसमें 150 करोड़ लोग तक भी आपको सुनने को मिलेंगे। यानी कि ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल डेस्टिनेशन है किसी भी रिटेल स्टोर के लिए, राइट नाउ। एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स के अंदर इंडिया का 16th रैंक है, आफ्टर यूएस, कनाडा, जर्मनी, यूके, जापान, चाइना, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड एंड इटली। ये कहाँ से लिया गया, IBEF ऑर्गेनाइजेशन से। अब ये हो क्यों रहा है, देखिएगा, ऐसा बताया जा रहा है कि ग्रोथ आएगी कहाँ से। पहला, हमारी इनकम ग्रो हो रही है। यकीन मानिए हमने पिछले कई सालों से अपनी इनकम बढ़ते हुए देखी है। आजकल, पहले सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल आईफोन का देना चाहूँगा कि 2016 में लगभग सिर्फ और सिर्फ 18 मिलियन के आसपास लोग आईफोन यूज़ करते थे। अभी ये 250 मिलियन के आसपास आंकड़ा पहुंच चुका है, लगभग इतना है। मैं ये रफ आइडिया दे रहा हूँ गाइस, 20-30 कम ज़्यादा हो सकता है। आपको नहीं लग रहा एक ऐसा डिवाइस जिसको सिर्फ सोच पाना ही अपने आप में बहुत महंगी बात थी, पीपल आर ईजिली अफोर्डिंग दैट, यस, राइट। सो इसका मतलब है कि हमारी इनकम ग्रो हो रही है, एंड बाय 2030 इंडिया विल ऐड 140 मिलियन मिडिल इनकम एंड 21 मिलियन हाई इनकम हाउस होल्ड, जिससे हमारी मिडिल क्लास और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, राइट। यस, जो हाई क्लास है ना वो डाउनग्रेड हो रही है और जो लोअर क्लास है वो अपग्रेड हो रही है, यानी कि ज़्यादातर लोग अब मिडिल क्लास की तरफ आ रहे हैं। ऑनलाइन स्पेंडिंग लोग खर्च कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन पर। अब आज से 5 साल पहले अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीदना होता तो आप 3 से 4 बार सोचते थे कि किसी को मैं 10 रुपये भी ऑनलाइन भेजूँ या नहीं भेजूँ, मेरा पूरा अकाउंट तो नहीं खाली हो जाएगा। नाउ यू स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशंस, not only for the consumption of product but for services and entertainment as well, right now online shoppers in India are expected to reach 500 million in 2030 from 150 million in 2020। 3 साल में डबल हो जाएगा ये। 25 दिन में पैसा डबल करने वाली स्कीम 1.5 साल में यूजर्स डबल कर रही है। नाउ ग्रोथ ऑफ रूरल कंजम्पशन, देखिए जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है जो कंजम्पशन है मॉडर्न प्रोडक्ट की वो रूरल एरियाज में भी बढ़ रही है, राइट। सो रूरल पर कैपिटा कंजम्पशन विल ग्रो 4.3 टाइम्स बाय 2030, 4 गुना से ज़्यादा बढ़ जाएगी। जितनी अभी है वो उससे 4 गुना से ज़्यादा बढ़ जाएगी। इंडिया जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे 3.5 टाइम्स ज़्यादा बढ़ेगी, बट रूरल एरियाज़ में 4.3 टाइम्स ज़्यादा बढ़ेगी। यंग मिलेनियल हाउस होल्ड हमारे पास ज़्यादा हो जाएंगे 2030 पे, राइट। एंड लार्जेस्ट स्किल्ड मैन पावर हमारे पास ऑलमोस्ट 600 मिलियन लोगों की होगी 2025 तक। 2 साल ही बचे। ये डेटा बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो सकता है अगर सब कुछ अकॉर्डिंग टू द प्लान एंड डेटा चले तो, राइट नाउ। सो गाइज कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है। सर ये रिटेल ऑपरेशन से आप इस डेटा एनालिसिस पर कैसे आ गए? देखिए ये सब क्यों हो रहा है और क्यों होगा, क्योंकि
अगर हम इसी दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें अपने सर्विसेज को और ज़्यादा सुदृढ़ यानी मजबूत बनाना पड़ेगा, कंक्रीट बनाना पड़ेगा। उसके लिए जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट है दैट इज़ स्टोर ऑपरेशंस, और उसके अंदर फंक्शंस में जाएंगे तो स्टोर के बेसिक फंक्शंस, राइट। टॉप 10 रिटेलर्स की बात कर लेते हैं फाइनेंशियल ईयर 2020 में। वॉलमार्ट सबसे नंबर 1 पे, ये हमेशा से रहता है, पता नहीं क्यों ये चिपक गया नंबर 1 पे। इनकी प्रॉफिटेबिलिटी 2 से लेकर 5% के आसपास घूमते हैं लोग, 2% से लेकर 5% पे नाच रहे होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे कंपनी हमेशा आती है वॉलमार्ट, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन। फिर इसके बाद अमेजॉन इनकॉर्पोरेशन, कॉस्टको होलसेल कॉर्पोरेशन, स्वॉच ग्रुप, होम डेपो, क्रॉगर, वॉलग्रीन बूथ्स, अलीदी जो ये जर्मनी की कंपनी है, चाइना की जो.com। फिर इसके बाद 10 नंबर पे टारगेट कॉर्पोरेशन, राइट। मार्केट शेयर ई कॉमर्स का कितना है यूएसए में, देखिएगा, लोस, मैसीज, चीवी, वेफेयर, क्रॉगर, कारवाना, कॉस्टको, बेस्ट बाय, होम डेपो, टारगेट, ईबे, एप्पल, वॉलमार्ट और अमेजॉन। अमेजॉन के पास अकेले जो प्लेयर है 37.8% के आसपास का टोटल मार्केट शेयर है। 2022 पिछले ही साल के डेटा है ये, राइट। statista.com से ये डेटा लिया गया है, आप वहाँ पर जाकर देख पाएंगे ये, और भी बहुत सारा डेटा आपको मिल जाएगा। ओके नाउ, अच्छा एक बात और, इंडिया के अंदर जो मॉडर्न रिटेल है, मैं अगर मॉडर्न रिटेल की बात करूं सो इट इज़ अ रेशियो ऑफ 20-80। 20% जो हमारे पास रिटेल स्टोर है दे आर मॉडर्न एंड 80% आर ट्रेडिशनल। वहीं अगर मैं यूके की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, यहां उल्टा है, 80% स्टोर्स आर मॉडर्न एंड 20% आर ट्रेडिशनल स्टोर्स। इसका मतलब इंडिया के अंदर स्कोप कैसा है, मॉडर्न रिटेल स्टोर का फ्यूचर कैसा है, बहुत ज़्यादा वाइड है, एंड वी आर ग्रोइंग इन इट। 2015 में ये डेटा सिर्फ 10 से 12% के आसपास था, यानी कि 8% हमने पिछले 7-8 सालों के अंदर ही डेवलप कर लिया है, विच इज़ अ ह्यूज नंबर ऑफ ग्रोथ, राइट। नाउ कितने टाइप के स्टोर्स हमारे पास होंगे, देखिए भाई, हम ना बेसिकली इंडिया के अंदर ज़्यादातर फोकस करते हैं लोगों के ऊपर, वी फोकस ऑन कंज्यूमर्स। इन आर प्रेजेंट कंज्यूमर ओरिएंटेड कल्चर पीपल डू नॉट शॉप सिंपली टू एक्वायर आइटम्स। लेकिन अच्छा, क्या आप मुझे सच सच बताना, 2 स्टोर है, आप बताओ कहाँ से खरीदोगे, स्टोर ए एंड स्टोर बी। स्टोर ए प्रोवाइड अ सर्विस विद अ वेरी लो प्राइस, मान लेते एक मोबाइल फ़ोन जो आपको यहाँ 10,000 रुपये का मिल रहा है, और स्टोर बी में आपको यही मोबाइल फ़ोन मिलेगा 12,000 रुपये का। लेकिन स्टोर ए में ना ही कोई एसी है, ना ही कोई सर्विस है, लोग आपसे अच्छे से बात भी नहीं करेंगे, हो सकता है लाइन लगाकर आपको प्रोडक्ट खरीदना पड़े। लेकिन स्टोर बी में जाने पर आपको एक बढ़िया ट्रीटमेंट मिलेगा, वेलकम सर, हाउ आर यू, हाउ वाज योर डे सर, हाउ कैन आई हेल्प यू सर, यू वांट अ मोबाइल फोन, हेयर यू आर सर, यू कैन चूज वेराइटी ऑफ मोबाइल फोन, दिस एंड दैट। ये सारा फुल सर्विस आपको मिल रहा है स्टोर बी में, और स्टोर ए में सिर्फ प्रोडक्ट मिलेगा जो आपको चाहिए, थोड़े कम दाम में, और सर्विस नील, एकदम ना के बराबर है, थोड़ी वाहियात किस्म की सर्विस है यहाँ पर। आप कौन सा स्टोर चूज करना पसंद करेंगे, ए या बी? मैं सभी जवाब, मेरा ये सवाल सभी विद्यार्थियों से है, यस, कौन सा स्टोर चूज करना चाहेंगे? बस एक ही विद्यार्थी है क्या क्लास में, मुझे दिख नहीं रहे बाकी लोग, मेरा ईयरफोन खराब हो गया क्या? बस 3 लोग, सोनल, आयुष, वरुण, यज्ञा, रुपेश, रजनीश, प्रेरणा, निशा, नंदिनी, मेघा, मगरिता, कार्तिक, जसप्रीत, सैफी, गुंजन, गोपी। ऐसे ऐसे कंजूसी वाले शब्द क्यों निकल भाई, एकदम ऐसे बैठ कर आराम से आ रहे हैं, नहीं ठीक है। विद्यार्थियों, आप ऑनलाइन क्लास में हैं, मैं सामने नहीं हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे अगर माइक ऑन करके बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। तो ज़्यादातर स्टूडेंट चूज़ करेंगे, या ज़्यादातर लोग चूज़ करेंगे बी, क्योंकि ये आज का कल्चर है। वी डू नॉट जस्ट सिंपली वॉन्ट द प्रोडक्ट ओनली, वी वॉन्ट टू सेटिस्फाई आर वॉन्ट,
नॉट द नीड ओनली। हमें सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी नहीं करनी, चाहते भी पूरी करनी है। आपको भूख लगी है तो रोटी से आज आपका मन नहीं भरेगा, आपको पिज़्ज़ा चाहिए, वो भी डबल टॉपिंग के साथ। क्या बोलते हो, सही कह रहा हूँ क्या? ठीक है, मान लेते हैं आपको घर लेना है, तो घर किसी नुक्कड़ लोकेलिटी, किसी कोने में एक छोटा सा कमरा नहीं होगा आपका। you will want to buy a proper house in a residential area, right? This is the perception of customer which is growing. Okay, now 1860 से लेकर to the start of Edwardian period, the western country witnessed the development and growth of department stores. Yes, just a second. हाँ भाई, वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुई? वर्ल्ड वॉर 1 1914 से लेकर 1918 तक, और वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1939 से लेकर 1945 तक। ठीक है, इससे पहले ही जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था ये शुरू हो गया था इन द फॉर्म ऑफ डिपार्टमेंट स्टोर्स, राइट। नाउ अब बात करते हैं कितने टाइप के हमारे पास रिटेल स्टोर्स देखने के लिए जनरली मिलेंगे अगर आप किसी भी स्पेस में जाएंगे तो। ऑन द बेसिस ऑफ मर्चेंडाइज ऑफर्ड, मर्चेंडाइज का मतलब जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज हम लोग सेल कर रहे हैं। मर्चेंडाइज इज प्रोडक्ट फॉर सेल। हम मर्चेंडाइज किसे कहते हैं? एनी प्रोडक्ट दैट इज फॉर सेल। सर प्रोडक्ट क्यों नहीं कह देते सिंपली? अरे भैया प्रोडक्ट अगर बेचने के लिए नहीं होगा तो, राइट। इफ द प्रोडक्ट इज फॉर सेल सो इट विल कॉल्ड एज मर्चेंडाइज। ऑन द बेसिस ऑफ मर्चेंडाइज ऑफर्ड हमारे पास 5 तरीके के स्टोर्स हैं: कन्वीनियंस स्टोर, सुपर मार्केट, हाइपर मार्केट, स्पेशलिटी स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर। एग्जाम्पल ले लेते हैं। कन्वीनियंस स्टोर में 24/7 एक कन्वीनियंस स्टोर है गाइस, ठीक है। सुपर मार्केट के अंदर इजी डे, नाम सुना आप लोगों ने? सर ये तो बंद हो गया सर, स्मार्ट बाजार आ गया इसकी जगह, है ना, स्मार्ट बाजार। हाइपर मार्केट में क्या आपने डी मार्ट का नाम सुना है? बहुत बढ़िया, कितने बढ़िया विद्यार्थी हैं। स्पेशलिटी स्टोर के अंदर हम लोग बात कर लेते हैं बाटा की, राइट। और डिपार्टमेंटल स्टोर में बात कर लेंगे हम लोग किसका नाम ले लें? डिपार्टमेंटल स्टोर में इंडिया के अंदर डिपार्टमेंटल स्टोर, क्या मैं बिग बाज़ार रख सकता हूँ? यस, मैं बिग बाज़ार रख सकता हूँ। और मैं कौन सा स्टोर रख सकता हूँ? वैसे बिग बाज़ार ना कई बार लाई करता है हाइपर मार्केट्स में भी। ओके, नाउ इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं डिपार्टमेंट वाइज। अरे बिग बाज़ार, रिलायंस स्मार्ट, ओके, स्पेंसर्स, यस, है ना, चलेगा। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ साइज, मॉल स्टोर फॉर्मेट और लार्ज स्टोर फॉर्मेट। मॉल में भैया वेगास मॉल, ठीक है। लार्ज स्टोर फॉर्मेट में हम लोग डी मार्ट बोल देते हैं दोबारा से, क्योंकि साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। नाउ अगर हम इसे और ज़्यादा ब्रेक डाउन करें तो हमें कुछ इस तरीके के रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे मल्टी ब्रांड आउटलेट में बहुत सारे ब्रांड जो एक सिंपल एक ही स्टोर के अंदर रखे गए हों। यस, ऐसा कोई स्टोर जिसमें एक ही जगह पर एक ही रूफ के अंदर आपको सारा आइटम मिलता है, बर्तन, कपड़े। हाँ, नाम बताना। एनीवन? मल्टी ब्रांड आउटलेट, लॉट्स में मिल जाता है। यस, और कहाँ मिलता है? सिंगल ब्रांड आउटलेट के अंदर बाटा ऐड कर लेता हूँ। ब्रांड फैक्ट्री गाइज, ब्रांड फैक्ट्री एक ही रूफ के अंदर आपको बहुत सारे ब्रांड के सामान मिल जाएंगे।
एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट, जो स्टोर जो कंपनी खुद ओपन करती है, जैसे सैमसंग का एक्सक्लूसिव स्टोर हो गया, सैमसंग एक्सक्लूसिव स्टोर, एप्पल एक्सक्लूसिव स्टोर। एप्पल के एक दो स्टोर इंडिया में ओपन हुए ना, एक साकेत में और दूसरा मुंबई में, राइट। नाउ कैश एंड कैरी बिजनेस गाइज, क्या आपने मेट्रो कैश एंड कैरी का नाम सुना है? मेट्रो कैश एंड कैरी, यस, इंडिया के अंदर लीडिंग कैश एंड कैरी ब्रांड है ये। 100% FDI अलाउड है इसमें। फ्रेंचाइजी आउटलेट के अंदर कोको, फोको, कोफो टाइप के रिटेल स्टोर हैं। यस। QSR, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, जैसे KFC, पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज। स्पेशलिटी रिटेल स्टोर, जो किसी स्पेशल आइटम को बेचते हैं। यस। गाइज, क्या मेरी आवाज सब लोगों को आ रही है? यस, बहुत बढ़िया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक दैट इज ऑल अबाउट द स्टोर ऑपरेशंस। स्टोर ऑपरेशंस आर द बैकबोन ऑफ रिटेल बिजनेस परफॉर्मेंस, राइट। जनरली जो हम स्टोर ऑपरेशंस पे पैसा खर्च करते हैं, इट इज़ 5 to 7%। ओके, हमें ये भी चेक करना होता है कि क्या हम सही से पैसा खर्च कर रहे हैं, उसका रिजल्ट सही आ रहा है क्या, यानी कि ROI कितना है, कितना पैसा खर्च हो रहा है, उसका रिजल्ट कितना निकल रहा है। ओके, इसके लिए हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बिल्ड करते हैं कि हमने एडवर्टीजमेंट कितना किया और फुटफॉल कितना आया। फुटफॉल कितना आया, कन्वर्ट कितना हुआ, कन्वर्ट कितना हुआ तो उनका बिल साइज कितना था। ऐसे बहुत सारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हमारे पास होते हैं, जिससे ये पता लगता है कि स्टोर के ऑपरेशंस अच्छे चल रहे हैं या नहीं चल रहे, राइट। नाउ व्हाट कुड बी द स्टोर ऑपरेशन एलिमेंट? पहला, स्टोर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, डिपार्टमेंट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, साथ में उनकी टीम जो है, टीम के सुपरवाइजर्स हैं, ब्रांड स्टाफ है, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। जो हमने बाहर से स्टाफ बुलाया है, कुछ ही दिनों के मेहमान जो हैं, किसी ओकेजन पे बुला लेते हैं, जैसे दिवाली चल रही है अभी, हम लोग आउटसोर्स करेंगे कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए एम्प्लॉयज़ को, उनकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। स्टोर ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्रोसेस क्या रहेगा, कैशियरिंग प्रोसेस कैसा रहेगा, साथ के साथ एक्सटर्नल वेंडर मैनेजमेंट का प्रोसेस फ्लो कैसा रहेगा। यानी कि जो हमारा एग्जिस्टिंग वेंडर नहीं है, मान लेते हैं हम, हमारे ग्रॉसरी स्टोर है, तो क्या ग्रॉसरी स्टोर में आटा, दाल, चावल, चीनी, टूथपेस्ट, नमक, दलिया, चिप्स, कुरकुरे, सॉफ्ट ड्रिंक, पनीर, मटर, बिरयानी मसाला, ये सारे आइटम आपको क्या लगता है एक ही दुकान पे मिल जाएंगे, एक ही वेंडर बेच देगा? चाय छानने की छन्नी, क्या बोलते हो आप लोग? हमें बहुत सारे डिफरेंट वेंडर से इनको बाय करना होगा, सोर्स करना होगा, मंगाना होगा, सबका लीड टाइम, डिलीवरी टाइम बिल्कुल अलग होगा। तो हमें इन सभी वेंडर्स को इफेक्टिवली मैनेज करना है और इनका प्रोसेस भी कंप्लीट करना है। डिस्प्ले अप्रोच कैसी रहेगी, यानी कि प्लानोग्रामिंग कौन कर रहा है, क्या हम खुद से कर रहे हैं, किसी सॉफ्टवेयर से करा रहे हैं, हमने कोई प्रोफेशनल रखा हुआ है। स्टोर के अंदर माल कैसे डिस्प्ले करना है, क्योंकि जब आप लाला जी की दुकान में लगे हुए प्रोडक्ट को देखते हो रस्सी पे लटकाए हुए, और किसी सुपर मार्केट में देखते हो, तो सेम प्रोडक्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगता है सुपर मार्केट में। रीज़न प्लानोग्रामिंग, ठीक है। प्रमोशन हैंडलिंग प्रोसेस कैसा रहेगा, स्टोर की हाइजीन और मेंटेनेंस का प्रोसेस कैसा रहेगा, जो हमने वेंडर्स आउटसोर्स करे हैं उनको कैसे मैनेज किया जाएगा, साथ के साथ इन्वेंट्री एंड वेयर हाउस मैनेजमेंट प्रोसेस कैसा रहेगा, डेली PIHV प्रोसेस कैसा रहेगा, राइट। सर ये PIHV प्रोसेस क्या होता है? जस्ट अ मिनट गाइज। परपेचुअल इन्वेंट्री एंड हाई वैल्यू इन्वेंट्री, इसको हम लोग स्टॉक चेक प्रोसेस भी बोल देते हैं गाइज, कि हमारे पास डेली स्टॉक चेक प्रोसेस कैसा रहेगा, कि डेली का स्टॉक कितना कितना किस सेक्शन में है। यस, किसी का कोई क्वेश्चन है? एनीवन रेज्ड हैंड? प्लीज यू कैन ड्रॉप योर क्वेरी इन द कमेंट राइट अवे। ओके, नाउ
डिमांड हैंडलिंग प्रोसेस कैसी रहती है आपकी, श्रिंक हैंडलिंग प्रोसेस कैसी रहती है। मान लेते हैं अचानक से दिवाली में आपने ऐसा प्रोडक्ट ला दिया कि धमाका हो गया, बहुत सारे लोग आ रहे हैं कि ऐसा यूनिक प्रोडक्ट के स्टोर में मिल रहा है, किशन कनौजिया स्टोर में आपको ऐसा प्रोडक्ट मिल रहा है जो बाकी कहीं मिल ही नहीं रहा, तो लोगों की भीड़ लग जाएगी। अब आप इसको कैसे मैनेज करोगे। लोगों की भीड़ लगने की वजह से वो प्रोडक्ट जो आपने अगले एक हफ्ते तक के लिए सोर्स किया हुआ था जल्दी खत्म हो गया, इसको कैसे मैनेज करोगे। श्रिंक हैंडलिंग प्रोसेस का मतलब क्या है कि भैया आपका स्टॉक चेक लगातार करना है कि माल कम तो नहीं हो गया। मान लेते हैं 10 लाख रुपए की इन्वेंट्री आपके पास थी, 8 लाख रुपए की बेच दी तो 2 लाख की बचनी चाहिए ना। लेकिन जब आप चेक कर रहे हो तो आपके पास 1.5 लाख रुपए की इन्वेंट्री है, 50 की कहाँ गई, चोरी हो गई, या तो खो गया, टूट गया, या मिल नहीं रहा है। इसको हम लोग श्रिंक बोलते हैं, श्रिंकेज बोलते हैं। तो इसको भी हमें हैंडल करना होता है। साथ के साथ फूड आउटलेट मैनेजमेंट, स्टाफ हैंडलिंग प्रोसेस फ्लो, कस्टमर हैंडलिंग प्रोसेस, कस्टमर थेफ्ट मैनेजमेंट प्रोसेस। हाँ, किसी कस्टमर को सामान चोरी करते हुए अगर आप देख लोगे तो ये नहीं बोलोगे चोर चोर चोर। बाकी कोई भी कस्टमर अब आपके स्टोर में नहीं आएगा अगर आपने ऐसा कह दिया। चुपचाप आपको उसके पास जाना, हाय सर, हाउ आर यू, हाउ इज योर डे इज गोइंग सर। सर आपने एक प्रोडक्ट का बिल नहीं कराया मुझे लग रहा है, अगर आप बिल करा लेते तो ज़्यादा बेहतर रहता। हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, ठीक है। इतनी प्यार से बात करके आपको सिर्फ उसी व्यक्ति को बताना है जिसने ऐसा एक्टिविटी परफॉर्म किया है, राइट। सिंपल है ना। फिर आपको जो प्रिवेंटिव एक्शंस हैं वो भी लेने, मीजर्स लेने हैं। पार्किंग मैनेजमेंट प्रोसेस कैसा रहेगा, किसी की कार तो नहीं चोरी हो जा रही सामान खरीदते समय हमारे स्टोर के अंदर। दूसरे प्रोसेसेस कैसे रहेंगे, उनके स्टेप्स क्या रहेंगे, प्रोसेस कैसा रहेगा। स्टॉक चेक प्रोसेसेस, डेली पीओएस ओपनिंग प्रोसेस, कस्टमर एक्सचेंज प्रोसेस, कस्टमर मर्चेंडाइज अल्टरेशन प्रोसेस, फायर मैनेजमेंट प्रोसेस, स्टोर लाइसेंस मैनेजमेंट प्रोसेस। हाँ, हमारे पास बड़े बड़े अलग अलग लाइसेंसेस होते हैं किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बेचने, उसको रखने या उसको यूज़ करने के लिए। और इन सब की जो रिन्यूअल डेट और एक्सपायरी डेट अलग अलग होती है, किसी समय चूक गए तो बढ़िया जुर्माना देना पड़ सकता है, इसीलिए इसको भी इफेक्टिवली मैनेज किया जाना चाहिए। स्टाफ रोस्टर प्रोसेस, यानी कि कौन व्यक्ति कब कितना काम करेगा, किसके ऊपर कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर कोई व्यक्ति परफॉर्म करने में चूक जाए तो उसका काम बचा हुआ कौन करेगा। इसके लिए रोस्टर बनाया जाता है कि कब किसको कितना काम दिया जाए जिससे इफेक्टिवली सारा काम जल्दी से निपट जाए। ये सारे के सारे प्रोसेस स्टोर ऑपरेशन के एलिमेंट हैं, यानी कि स्टोर के अंदर हो रहे ये सारे काम स्टोर के अंडर ही आएंगे। और हम जब स्टोर ऑपरेशंस पढ़ेंगे तो इन सभी एरियाज में इफेक्टिवली डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर इफेक्टिवली समझ में आ रहा होगा। हम लोग कंटिन्यू करेंगे विद द वेरी नेक्स्ट लेक्चर फ्रॉम द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्टोर मैनेजर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, यू गाइस आर रियली ऑसम।